आज बिहार के लेनिन जगदेव बाबू की शहादत दिवस है। 1975 उनको सड़कों पर मार दिया जाता है। पता है क्यों? वो कहते थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। वो कहते थे इस बार सावन भादों में हरी हरी कलाइयाँ कादों में। वो शोषित वंचित समाज के पक्षधर थे। फूले पेरियार अंबेडकर की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। उसी बिहार में और आज जगदेव बाबू को पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। आज राजेंद्र प्रसाद सिंह ने एक लाइन लिखा है। उन्होंने लिखा है कि बुद्ध अगर राजा बनते, क्योंकि उनके पिता राजा थे, तो उनको सिर्फ उस राज्य के लोग जानते, लेकिन बुद्ध ने राजा बनना तय नहीं किया। बुद्ध ने बुद्ध बनना तय किया, राजपद न लेके बुद्ध पद लिया, और आज उनको पूरी दुनिया जानती है। बहुजन समाज में ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो लगातार फूले पेरियार अंबेडकर, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू की जो परंपरा है, जो उनकी लड़ाई है, जो उनका संघर्ष है शोषित वंचित समाज के लिए, जो हाशिए पर लोग हैं, जिनके हक अधिकार छीने जाते हैं, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। उनसे कैसे प्रेरणा लेते हैं? लक्ष्मण यादव इसके सबसे बड़े मिसाल हैं, डॉक्टर सोनू है। दोनों बहुजन परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और तमाम झंझावतों के बाद, गरीबी, बेरोजगारी के झेलते हुए, सरकारी नौकरी करते हुए, लगातार जगदेव प्रसाद की आवाज़ को, उनकी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनसे बेहतर कौन बताएगा कि जगदेव बाबू आज होते तो क्या करते और उनकी लड़ाई कहाँ तक पहुँची है। लक्ष्मण यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और फूले पेरियार अंबेडकर जगदेव बाबू की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। लक्ष्मण जी, कहाँ तक पहुँची है जगदेव बाबू की लड़ाई? मुझे लगता है कि जगदेव बाबू ने एक और नारा दिया था कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। हम लोग ये इस उम्मीद में थे कि पिछले 3-4 दशकों में जो सीधे संघर्ष हुआ सामाजिक न्याय बनाम सामाजिक अन्याय की ताकतों के बीच, उनमें लग रहा था कि हमारी पीढ़ियों के तो बहुत सारे लोग मारे गए, खुद जगदेव बाबू मारे गए। दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाने की बात हुई तो जेल तो आज भी एनसीआरबी का डेटा बताता है कि जेलों में सबसे ज़्यादा बंद लोगों में दलित और मुसलमान हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं, जिनको झूठे मुकदमे में जेल में डाला गया। राज करने वाला वक्त अभी मुकम्मल ढंग से आया नहीं है। मुझे लगता है सफ़र जारी है, लेकिन जहाँ भी एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में मैं जुड़ा हूँ, मैं जब यहाँ खड़े होकर के देख पाता हूँ कि सामाजिक अन्याय पर, आरक्षण की किसी भी छेड़खानी के खिलाफ एक भी मुकदमे या एक भी ऐसे मामले जिसमें आरक्षण के साथ भेदभाव हो, एक जमात खड़ी हो जाती है जो आवाज़ उठाती है कि यह अन्याय हम नहीं सहेंगे। ये जगदेव बाबू की विरासत है। अगर ये पुरखे हमारे न होते तो हम लोग यहाँ तक भी नहीं आ पाते। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है, हम लोग हर घर में जगदेव नहीं पैदा कर पाए। हाँ, इसकी क्या वजह देखते हैं? मुझे लगता है कि हर घर में जगदेव पैदा कर पाना बहुत बड़ी बात है। अगर ये होता तो ये देश आज ऐसा नहीं होता। बाबू जगदेव प्रसाद ने एक वाक्य कहा था कि अगर कार्ल मार्क्स और लेनिन भी भारत में होते तो वो यहाँ पर वर्ग संघर्ष ना जाति का करते, और वो कहते कि जाति के खिलाफ संघर्ष ही असली वर्ग संघर्ष है। और उन्होंने पूरे देश में सबसे मूल में कहा कि जाति ही सबकी जड़ है। हर तरह की विषमता, हर तरह का अन्याय जाति के नाम पर भारत में होता है। इस बात को पढ़ने और समझने वाली जमात दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों में थोड़ी थोड़ी तो आ रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि हमारी चूक है ये। हम जगदेव बाबू की विरासत को अभी पिछड़े वर्ग में ही नहीं ले जा पाए, और ये हिंदू बचाओ और धर्म खतरे में है, रामलला हम आएंगे, इसका शिकार सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज रह गया। लेकिन जगदेव बाबू जिस ओबीसी समाज के थे और जो विजन उनका था, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उसको मुकम्मल करता, तो यह नुकसान ओबीसी तबके का है, यह नुकसान बहुजन तबके का है, और उस पूरे आइडिया ऑफ इंडिया का है जिससे एक खूबसूरत मुल्क बन सकता है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडरशिप में कमी रही। उन्होंने फूले पेरियार अंबेडकर जगदेव बाबू को पर काम नहीं किया और सामाजिक आंदोलन को मजबूत नहीं बना पाया, और नतीजा है कि वो भी सत्ता से बाहर हैं और अब बाहर ही रहेंगे। मुझे लगता है कि इन्होंने सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की जो सीढ़ी थी उसमें तो अपने नायकों को जगह दी, लेकिन जब उस मुकाम पर पहुंचे तो उसके बाद भूल गए, वो सर्वजन हिताय करने लगे। कोई किसी की मूर्ति बनवाने में मगन है तो सबको खुश करने में। 85% जगदेव बाबू का वो नारा, मैं कह रहा हूँ, सामाजिक न्याय की वैचारिकी का नारा है, और इस देश को पूरा व्यवस्थित करने का नारा है कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट घर घर नहीं पहुँचा पाए आप, आपकी सरकारें रही हैं, और आज आप उसकी बात करने में हिचकते हैं। तो बाबू जगदेव प्रसाद के नारे तक तो आप समाज को नहीं ले जा पाए। राजनीति का काम है समाज को तैयार करना। अगर नहीं राजनीति वह कर पा रही है तो अब समाज की जिम्मेदारी बड़ी है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कम से कम मान चलिए ठीक है, हमारे माँ बाप नहीं समझ पाए स्कूल कॉलेज, जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आ रहे हैं युवा,
SC ST OBC माइनॉरिटी के, वो समझ रहे हैं इस बात को तेजी से? मुझे लगता है उनमें एक बहुत बड़ा तबका अब आ रहा है जो नई पीढ़ी का है, और हम लोग जिन तबकों के बीच पहुंच रहे हैं, हम दिल्ली में बैठे हैं, बहुत प्रिविलेज में बैठे हैं, गाँव में तो दलित पिछड़े आदिवासी बहुत मुश्किल से लड़ रहे हैं, उनको अपने वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही है, उनको कोई मार न दे, गोली न मार दे, इसकी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लोग भी, उनके बीच से एक पीढ़ी है जो अब बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के शोषित समाज दल के नारों को पढ़ती है और वो कहती है कि अब हम बराबरी का संघर्ष करेंगे। तो एक पीढ़ी आ रही है और वो उनकी विरासत है। आज के शहादत के दिन बाबू जगदेव प्रसाद को याद करते हुए मैं जब भावुक हो रहा हूँ इस बात को याद करते हुए कि अगर वो न होते तो हम लोग भैंस चराते थे गाँव में, और वहाँ से आज दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। हालांकि यहाँ भी अब रोकते हैं कि परमानेंट न हो जाए, इनकी आवाज़ दबा दी जाए, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पुरखे न झुके, न उन्होंने समझौता किया। राजनीति करने वाले नेता समझौता कर सकते हैं, लेकिन अब एक पीढ़ी आ रही जिससे मैं उम्मीद देखता हूं, लेकिन अभी सफ़र लंबा है और वो हम पूरा करेंगे। देखिएगा लक्ष्मण जी, मैं और भी बात करूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये पूरी राजनीति, ये पूरा सामाजिक आंदोलन समझने के लिए जब तक आप स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे तब तक समझ नहीं आता है। PhD हैं, डॉक्टर हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, तब समझे हैं। और इसलिए सबसे पहले कोशिश की गई, जातिवाद का सबसे पहला प्रहार होता है शिक्षा बिन गति गई, आपको शिक्षा से दूर किया जाता है। जैसे ये प्रोफेसर हैं, डॉक्टर सोनू हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर मतलब समझ रहे हैं, MD वाले डॉक्टर जो इलाज करते हैं, उनसे वही सारे सवाल। डॉक्टर साहब, आप भी OBC तबके से आते हैं, कहाँ चूक रह गई? नेताओं से चूक रह गई, हमारे पढ़े लिखों से चूक रह गई, या अब कारवा कहाँ बढ़ा? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो शिक्षा की ललक बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने जगाई, जिन्हें बिहार का लेनिन भी कहा जाता था। उन्होंने शोषित शब्द का, वर्ड का यूज सबसे ज़्यादा किया, अपनी पार्टी तक का नाम उन्होंने शोषित शब्द का रखा। तो पहली बात, हमारी बात वही करेगा जो हमारे बीच से जाएगा आगे। आपको याद होगा एक बार PCS का इंटरव्यू था, बाबू साहब थे, उन्होंने क्या किया, इंटरव्यू में केवल जातिगत कमेंट किया गया कि कहाँ से कुशवाहा का लड़का आ गया SDM बनने, उन्होंने इंटरव्यू का बहिष्कार कर दिया था। तो आप अब जगदेव बाबू ने, हाँ, जगदेव बाबू ने मान सम्मान की लड़ाई से कभी समझौता मत करिए। कहीं भी रहिए, किसी भी पोस्ट पर, तो आप चाटुकारिता मत करिए। यदि आपके आत्मसम्मान के खिलाफ कुछ भी हो रहा है तो आप उसका विरोध जरूर करिए। यदि आप नहीं कर पाएंगे तो अपने लोग कैसे करेंगे? जो कि शोषित हैं, जो यहाँ तक आ नहीं पाए, वो कैसे बात करेंगे? इसलिए बिहार के लेनिन हैं, उन्होंने देखिए मार्क्सवादी विचारधारा और लेनिन विचारधारा दोनों पे बात की और 90% लोगों की बात की। जब तक ये 90% लोग विकास की मुख्य विचारधारा में नहीं आएंगे तब तक आप राष्ट्रवाद की बात कर ही नहीं सकते। राष्ट्रवाद की बात तभी मूर्त होगी जब ये 90% लोग जो शोषित समाज के हैं विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएं, ऐसा उनका मानना। क्या करने की जरूरत है? जगदेव बाबू ने तो अपनी कुर्बानी दी, उनको मार दिया गया, लेकिन उनके जो हम लोग वैचारिक संतान है, जो फुले पेरियार अंबेडकर जगदेव बाबू के वैचारिक संतान है, उनको क्या करने की जरूरत? देखिए, सबसे पहले पाखंडवाद और मनुवाद जो समाज में चल रहा है, इसे छोड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने उस समय में, आप सोचिए 1968 के टाइम में उन्होंने छोड़ा था, वहाँ पे मूर्तियाँ जलाई थी, उन्होंने इस धर्म का त्याग किया था, बौद्धिस्ट बने थे। तो मैं नहीं कहता हूँ आप किसी भी धर्म को मानिए, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से पाखंडवाद को भी त्यागिए, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से। यह नहीं कोई भी कह रहा है, कुछ भी कह रहा है कि आपके पिताजी को स्वर्ग में मिल जाएगा, आप यहाँ पर दान करिए, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। ऐसा कुछ नहीं करना हमें। देखिए, लाखों रुपये बचेंगे आपके यदि आप पाखंडवाद से मुक्ति पाते हैं। अपने लोगों को पढ़ाना है, शिक्षित करना है। जब तक शिक्षित नहीं कर पाएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए, जगदेव बाबू जो थे, वो सोचिए, मैं बार बार कहता हूँ, जगदेव बाबू बुद्ध जो थे 2500 साल पहले, वो कपिल वस्तु के राजा थे, उनके पिता। अगर वो राजा बनते तो सिर्फ कपिल वस्तु जानता, लेकिन बुद्ध ने बुद्ध का रास्ता अपनाया, मानवता का रास्ता अपनाया, और पूरी दुनिया जानती है। हम भारत के लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब बाहर जाते हैं कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं। क्या कहीं कमी रह गई हम लोगों में? हम लोग जो खासकर जो वैचारिक संतान है फुले पेरियार जगदेव बाबू के, हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी थी कि अपना पेट भरने के साथ साथ सामाजिक आंदोलन के हिस्सा बने, क्योंकि हम शोषित वंचित थे। वहाँ भी लक्ष्मण यादव जी कहीं कमी रह गई है। जो लोग आए सिस्टम में, वो कहीं ना कहीं जो किया है वो बहुजनों ने किया है, लेकिन जो रफ्तार होनी चाहिए थी वो कहीं रह गई, और सबसे बड़ी कमी लीडरशिप में रह गई। देखिए, सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर अम्बेडकर की भाषा में हम कहें, उनकी शब्दावली में, तो पे बैक टू सोसाइटी। हमारी जिम्मेदारी थी कि हम लोग, मैंने बहुत पहले एक बात लिखी थी कि मुझे पूरी उम्र लगता रहा कि मैं भैंस चराने से निकल करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने चला आया। तो ये मेरे परिवार वालों का त्याग था, तपस्या थी, और जो बात बिल्कुल वाजिब है।
लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि ऐसे जाने कितने युवा जिनके परिवार वालों ने सब कुछ दांव पर लगा दिया कि उनके बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, उनको नौकरी मिले ताकि वो अपने समाज के लिए कुछ कर सकें। उनको नहीं मौका मिला क्योंकि संविधान लागू नहीं हो पाया। तो संविधान एक मुकम्मल दस्तावेज था। सामाजिक न्याय का संघर्ष, आपने बुद्ध की बात की, बुद्ध से लेकर के मंडल तक की बात है। सबने जो संघर्ष किया उससे एक पतला सा रास्ता बना है। राजनीति उस रास्ते पर चल करके अपना फायदा तो ले पाई, लेकिन समाज को इस तरह से उसने समझने और समझाने में जो कोशिश की वो नाकाफ़ी थी। आज आप कहेंगे कि बाबू जगदेव प्रसाद को याद करना सबसे अच्छे तरीके में क्या हो सकता है, तो मैं यही कहूँगा कि जो धन धरती और राजपाट का हिस्सेदारी की बात की थी ना, वह आपका सवाल बने। चलिए लैंड रिफॉर्म के सवाल को उठाइए और पूछिए सवाल कि इस देश में 0%, 0.4% लैंड दलितों के पास क्यों है? आदिवासियों की ज़मीन छीनी क्यों जा रही है? आप शिक्षा के सवाल को उठाइए। इन लोगों ने शिक्षा के सवाल को मुक्ति का सवाल बनाया था। फूले अम्बेडकर, पेरियार से लेके इन लोगों ने शिक्षा, रोजगार, लैंड का सवाल, रिसोर्सेज का सवाल यानी संपत्ति का सवाल, और धर्म की और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बहसों को छोड़ दीजिए। वो 15% अपर कास्ट के पास छोड़ दीजिए। मंदिर वही बनाए, वही उसके लिए दंगा करने जाएं, वही सब कुछ करें। जिस दिन हम इस तरफ मोड़ेंगे, मुझे लगता है कि शोषित समाज दल का सपना जो एक सवाल है मुझे आपसे, पैदा तो हमारे बाप दादा भी हुए थे, परिवार ने तो उनको भी खाना खिलाया होगा। क्या अगर फूले पेरियार अम्बेडकर या जगदेव बाबू की राजनीति नहीं होती, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललित सिंह यादव की राजनीति नहीं होती, वो रास्ता नहीं बनाते, तो हमारे तन पर कपड़ा होता, हम कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच पाते? मजदूर बनाने के लिए तो हमें पैदा ही किया गया कि आप मजदूरी कीजिए। जाति आधारित हमें काम दिया गया था, सफाई करो, भैंस चराओ, खेती करो। जो हमें परिवार ने पैदा तो किया, लेकिन जो हमारी विरासत में मिला वो इन्हीं आंदोलनों से मिला है। तो क्या मुझे ऐसा लगता है कि परिवार से बढ़कर सामाजिक आंदोलन है, हमारे माँ बाप से बढ़कर सामाजिक आंदोलन। क्योंकि अगर हम माँ बाप ने हमें पैदा किया, पाला पोसा, लेकिन हम सिर्फ एक मजदूर रह जाते अगर इन वैचारिक लोगों ने अपनी कुर्बानी नहीं दी होती तो। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको इस तरह से समझें, जहाँ जहाँ इस देश में सबको पढ़ने का मौका नहीं मिला ना भाई, आज भी सबसे ज़्यादा अशिक्षित तबका किसके बीच है? दलितों और आदिवासियों के बीच, पिछड़ों के बीच है। उनके घरों में उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिली। तो जहाँ फूले अम्बेडकर, पेरियार, बुद्ध से लेकर के मंडल तक यह आंदोलन ज़मीन पर नहीं उतर पाया, वहाँ जाकर देखिए उनकी स्थिति क्या है। पशु से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर हैं वो लोग। हम तो बहुत थोड़े से लोगों की बात करते हैं जो मुख्य धारा में आने के लिए लालायित हैं या आ चुके हैं। तो यही फ़र्क दिखाता है। जिस जगह आरक्षण लागू नहीं है वहाँ का टेस्टिंग करिए, मैं बता दूंगा कि आरक्षण का फ़ायदा क्या, नुकसान क्या है। वैसे ही इस बहुजन वैचारिकी की 3000 साल की विरासत ने जो रास्ता बनाया है ना, वह रास्ता जिन गाँवों तक नहीं पहुँचा है, उन जाकर वहाँ देखिए लोग कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके लाइफ की डिग्निटी कहाँ है? अगर आप इस देश में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी हैं, और अगर आपको तन पर कपड़ा है, नौकरी है या रोजगार है, रोजी रोटी है, तो आप लिख लीजिए उसके लिए किसी ने कुर्बानी दी है। हमारे माँ बाप ने हमें पैदा जरूर किया है, लेकिन इसके लिए रास्ता जो बनाया था वो फूले पेरियार अम्बेडकर ने बनाया था। जगदेव बाबू या रामस्वरूप वर्मा या कर्पूरी ठाकुर या कांसी राम या लालू यादव ने या मायावती तक ने बनाया है। लेकिन एक बात जान लीजिए आप, अगर आपको लगता है कि ये सब आपको मुफ्त में मिला है, कहीं भजन करने से मिला है, तो आप गफलत में। इसके लिए आप पढ़िए, लिखिए, तभी आप समझिएगा। मैं एक बात फिर कहता हूँ, फूले पेरियार अम्बेडकर का जो रास्ता है वो हिस्सेदारी का रास्ता है, भागीदारी का रास्ता है, डिग्निटी का रास्ता है, सम्मानजनक जीवन का रास्ता है। और इसलिए मैं कहता हूँ, आप किसी पार्टी में हो, किसी विचारधारा के हो, किसी मजहब के हो, आपको सम्मानजनक ज़िंदगी तभी मिलेगी जब आप फूले पेरियार अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद की बातों को मानेंगे। और ये लोग जो शहीद हुए हैं, लोग जो मारे गए हैं, इनकी अपनी ज़मीन की लड़ाई नहीं थी, इनकी अपनी रोजी रोटी की लड़ाई नहीं थी। ये सब अपने अपने समय में सफल आदमी थे। जगदेव बाबू ग्रेजुएट थे, पत्रकार थे, विधायक थे, अपनी पार्टी चलाते थे, लेकिन वो समाज के लिए शहीद हो गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस समाज की राजनीतिक जड़ें गहरी नहीं होती है, सामाजिक जड़ें गहरी नहीं होती है, वो समाज सत्ता में टिक नहीं पाता। और आज इसका उदाहरण है कि इस देश में कोई भी बहुजन राजनीतिक दल, चाहे सपा हो, बसपा हो, RJD हो, DMK हो, कोई सत्ता में नहीं है, सत्ता से बाहर है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं फूले पेरियार अम्बेडकर, जगदेव बाबू की विचारधारा से समझौता किया है। नतीजा आपके सामने है। हेमंत सोरेन जरूर सत्ता में है, क्योंकि उनके दादा मारे गए थे, उनके पिता जेल गए शिबू सोरेन, और आज हेमंत सोरेन सत्ता भोग रहे हैं। तो यही जगदेव बाबू ने कहा था कि जो समाज लड़ेगा उसकी पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी सत्ता में आएगी। आप लोग को तय करना है कि ताउम्र लाचार, बेबस, जलालत, जहालत में जीना है,
या सम्मान की ज़िंदगी जीना है तो जगदेव बाबू के रास्ते पर चलना होगा। ये मेरा अटूट विश्वास है। आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।